हेलो स्टूडेंट्स, नवंबर के असाइनमेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। हमने असाइनमेंट कैसे बनाने स्टार्ट कर दिए, अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप लेट कर दिए, तो मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा कुछ लोगों ने वीडियो अपलोड किया, 2-3 लोगों ने, लेकिन उन्होंने आंसर गलत लिखा है। पूछा है एम्पियर चक्र क्या होता है, कुछ लोगों ने एम्पियर का परिवर्ती नियम लिख दिया है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि पूरे आंसर लिखे भी नहीं है, 5वें क्वेश्चन के 2-3 आंसर छोड़ दिए जो उनको मिले भी नहीं है, लेकिन हमने पूरे बना लिए हैं और अपलोड करने वाले हैं। तो इससे कई सारे क्वेश्चन के आंसर कुछ लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं, कुछ आधे अपलोड कर रहे हैं, तो हम पूरे अपलोड कर रहे हैं आंसर। थोड़ा लेट आएगा आंसर बनाने में, सही करने में, तो लेकिन अपलोड पूरे हो जाएंगे और हमारी कोशिश यही है कि कल संडे तक पूरे के पूरे असाइनमेंट के आंसर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी डिमांड होगा हम पहले उसको अपलोड कर देंगे। आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हैं, वहाँ हम असाइनमेंट के अलावा पढ़ाई की और सारी बातें भी करते हैं और भी क्या टॉपिक डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, एग्जाम रिलेटेड कैसा क्या रहेगा, और कुछ कुछ डाउट्स क्लियर करते रहते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप कॉल नहीं कर पाएंगे, वो नंबर बंद बताएगा, लेकिन व्हाट्सअप में आप ऐड हो सकते हैं, उसमें से मैसेज कर सकते हैं हमको। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। जितने ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइबर और शेयर होंगे उतने ही जल्दी जल्दी हम वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम ये वाले असाइनमेंट का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भर्ती एवं चयन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में 3 बोला है तो 3 ही स्पष्ट करेंगे। जितना आपको अधिक हो सकता है उतना अधिक अंतर अपन लिखेंगे। यहाँ पे 5 अंतर लिखे हुए हैं। पहला है अर्थ बताया है भर्ती और चयन का। भर्ती से आशय संभावित कर्मचारियों की खोज करने एवं उन्हें संस्था में आवेदन करने के लिए प्रेरित करने से है। और चयन से आशय इच्छुक व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों में से श्रेष्ठ व्यक्तियों के चयन से है। इसका मतलब है भर्ती से जो आशय है, मतलब जितनी अधिक पोस्ट खाली हैं उतनी पोस्ट के लिए उतने ही अधिक कर्मचारियों की खोज करना और उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है उन्हें। जैसे कहीं 100 सीट है तो 100 व्यक्तियों के लिए पोस्ट निकाली जाती है और उतने ही पोस्ट के लिए पोस्ट निर्धारित करके उनमें उनकी भर्ती की जाती है। और चयन में जो भी लोग इच्छुक होते हैं भर्ती के लिए और जो भर्ती के बाद अपना आवेदन पत्र जमा कर देते हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा व्यक्ति उस भर्ती के लिए उपयुक्त होता है, श्रेष्ठ होता है, उनका चयन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है क्रिया, मतलब प्रक्रिया जो होती है वो पहले होती है या बाद में होती है। भर्ती की प्रक्रिया पहले की जाती है, फॉर्म सबसे पहले मंगाए जाते हैं, और चयन की प्रक्रिया भर्ती की प्रक्रिया के बाद होती है। प्रकृति, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है और चयन नकारात्मक प्रक्रिया। मतलब भर्ती में एक नियमानुसार फॉर्म मंगाए जाते हैं, उनकी भर्ती की जाती है, उन्हें व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, इसलिए यह एक सकारात्मक प्रक्रिया हुई। और चयन भर्ती के बाद की जाती है, जिसमें नकारात्मक तत्व भी होते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति को उनकी प्रतिभा के अनुसार अगर नहीं दिया गया, उनका चयन नहीं किया गया, तो वह नकारात्मक प्रक्रिया होती है। उद्देश्य, भर्ती का उद्देश्य कार्य के अनुरूप योग्य एवं आवश्यक कर्मचारियों की खोज करना एवं उनको प्रेरित करना है। मतलब भर्ती का उद्देश्य यह होता है कि जितना कार्य के हिसाब से जो उपयुक्त होता है उस पद के लिए, उतने ही कर्मचारियों की खोज की जाती है और उतने ही कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है कि वह भर्ती में अपना फॉर्म सबमिट करें। चयन का उद्देश्य ये होता है कि भर्ती के बाद जो कार्य पर सबसे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है उसकी नियुक्ति करना होता है। और 5वां पॉइंट है साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब
इंटरव्यू जैसा ही एक होता है। भर्ती के लिए साक्षात्कार आवश्यक नहीं है, आवेदन पत्र के आधार पर ही भर्ती की जा सकती है। इसका मतलब है कि भर्ती के समय इंटरव्यू तो होता नहीं है, केवल आवेदन पत्र ही भरे जाते हैं और चयन के समय साक्षात्कार आवश्यक होता है। बिना इंटरव्यू के चयन तो होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, नियुक्तिकरण के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन करो। मतलब नियुक्ति करते समय जो उनका महत्व होता है उनका वर्णन करना है। नियुक्तिकरण के महत्व निम्नलिखित है। पहला, रोजगार की प्राप्ति। इसका मतलब है कि नियुक्तिकरण से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। मतलब जिस भी संस्था में नियुक्ति की जाना है वहाँ के लिए व्यक्तियों की खोज की जाती है, जिससे उसके आसपास के लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। आज भी भारत में बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। साधन एवं धन के अभाव के कारण सभी लोग रोजगार धंधे तो प्रारंभ नहीं कर सकते, अतः ऐसे लोगों को रोजगार के उद्देश्य से नियुक्तिकरण का विशेष महत्व है। दूसरा, संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग करने के लिए। इसका मतलब है उत्पादन के समस्त संसाधनों में केवल मानव संसाधन ही सक्रिय संसाधन है तथा शेष सभी निष्क्रिय है। इसका मतलब उत्पादन के 5 साधन होते हैं: श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, जिसमें से केवल साहस या मानव ही एक ऐसा सक्रिय संसाधन है, बाकी सभी निष्क्रिय हैं जो अपने अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इन समस्त निष्क्रिय संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग करने के लिए एक कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके लिए श्रम लागत में भी कमी आती है। तीसरा पॉइंट है उच्च निष्पादन में सहायक। उच्च निष्पादन का मतलब ये होता है कि कार्य को पूर्ण करने में श्रेष्ठ जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा कार्य अच्छे तरीके से संपूर्ण किया जाए। इसमें भी नियुक्तिकरण सहायक होता है। नियुक्तिकरण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक संगठन की प्रगति नियुक्त किए गए कर्मचारियों की योग्यता पर निर्भर करती है। नियुक्तिकरण के माध्यम से सही व्यक्तियों को सही कार्य पर लगाया जाता है, जिससे कर्मचारियों की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता में वृद्धि होती है और वे बेहतर निष्पादन में सहायक होते हैं। इसका मतलब है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति एक कार्य के लिए जो उचित व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा सही होता है। उसकी योग्यता पर यह निर्भर करता है कि वह कार्य को किस प्रकार से कर रहा है, इसलिए उस कार्य को सही तरीके से पूर्ण करने में नियुक्तिकरण भी सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया को समझाइए। इसका मतलब कर्मचारियों के जो चयन की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से उनका चयन किया जाता है, उसको समझाना है। तो निम्न चरण होते हैं इसमें। पहला है प्रारंभिक जांच। आवेदन पत्रों पर दी गई सूचनाओं के आधार पर अयोग्य एवं अनुपयुक्त आवेदनों की छंटनी प्रारंभिक जांच एवं प्रारंभिक साक्षात्कार के तहत कर दी जाती है। इसका मतलब है कि जब अधिक फॉर्म आते हैं उनमें जो अनुपयुक्त होते हैं या जो उस पद के लिए आवेदन कर दिए हैं लेकिन उसके लिए वह उपयुक्त नहीं है, उनको हटा दिया जाता है। दूसरा, चयन प्रक्रियाएं। चयन प्रक्रियाओं का आयोजन व्यक्तियों की विशेषताओं को मापने के लिए किया जाता है। ये विशेषताएं शारीरिक, बौद्धिक तथा व्यक्तित्व संबंधी हो सकती हैं। इसका मतलब है कि जब उनका चयन किया जाता है तो उसमें अनेक प्रकार की विशेषताओं को देखा जाता है। ये विशेषताएं शारीरिक मतलब उनका जो बॉडी का जो हर पार्ट्स है वो सही होना चाहिए। बौद्धिक मतलब उनकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। और व्यक्तित्व संबंधी मतलब उनका नेचर उस कार्य के लिए उपयुक्त है या नहीं है, यह भी देखा जाता है।
तीसरा रोजगार साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। साक्षात्कार में मौखिक बातचीत द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि आवेदक प्रस्तावित पद के लिए उपयुक्त है या नहीं है। इससे साक्षात्कार लेने वाले की भूमिका सूचना प्राप्त करने वाले की तथा साक्षात देने वाले की भूमिका सूचना देने वालों को हो जाती है। इसका मतलब है कि साक्षात्कार में कर्मचारियों जो भी आवेदक हैं, जो आवेदन किए हुए हैं, उस पद के लिए उपयुक्त है या नहीं यह जानने का प्रयास किया जाता है। यह मौखिक होता है, आमने सामने बैठकर इसके बारे में चर्चा की जाती है। इससे आवेदक और जो नियुक्तिकर्ता होते हैं उन दोनों में आपसी बातचीत के द्वारा जो भूमिका होती है या उस पद के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उनकी जानकारी एक दूसरे को हो जाती है। चौथा पॉइंट, संदर्भ तथा पृष्ठभूमि जांच परीक्षण। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की यहाँ पे डिटेल जो होती है, मतलब पता, सिविल रिकॉर्ड होते हैं, उनकी जानकारी ली जाती है और यह देखा जाता है कि उनके खिलाफ कोई कोर्ट में केस तो नहीं चल रहा है, या आसपास के लोगों से पता किया जाता है जो अधिकतर सरकारी व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा यह पूछताछ की जाती है कि यह व्यक्ति या आवेदक किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। जैसे बहुत से नियोक्ता संदर्भ व्यक्तियों के नाम, पते तथा दूरभाष की मांग करते, दूरभाष मतलब टेलीफोन की मांग करते हैं, जिससे कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियों की जांच की जा सके। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति गलत जानकारी तो नहीं दिया हुआ है। इसमें पूर्व नियोक्ता, जान पहचान के व्यक्ति, शिक्षक आदि हो सकते हैं। इनसे ही जान पहचान करके पूछताछ की जाती है। पांचवा पॉइंट, चयन प्रक्रिया या चयन निर्णय। ऐसे परीक्षार्थी जो चयन परीक्षाओं या साक्षात्कार तथा संदर्भ जांच मतलब ऊपर की जो भी जांच थी वह सब कंप्लीट करके पास होके आ जाते हैं, उन्हें चयन की अंतिम सूची में शामिल किया जाता है। मतलब इन व्यक्तियों में से ही किसी का चयन किया जाएगा। चयन से संबंधित अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित प्रबंधक की राय ली जाती है। मतलब इन व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके लिए प्रबंधक की राय ली जाती है कि वह व्यक्ति उस पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। छठवां पॉइंट है शारीरिक परीक्षण। इसके अंतर्गत आवेदकों का शारीरिक जांच की जाती है। प्रार्थी का चयन होने के पश्चात उनकी शारीरिक क्षमता जांचने के लिए शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इसका मतलब है कि उस कार्य को करने के लिए वह व्यक्ति में क्षमता है कि नहीं है। कई बार होता है कि आवेदक आवेदन तो कर देता है लेकिन उस कार्य को करने के लिए उसके पास उतनी क्षमता ही नहीं है। अब जैसे रेलवे का ही हो गया, पुलिस का हो गया, अब उसमें किसी खराब पैर वाले या खराब हाथ वाले इंसान की भर्ती तो होगी नहीं, इसलिए यह सब जांच इसी शारीरिक परीक्षण के अंतर्गत की जाती है। यहाँ तक सभी जो चयन प्रक्रिया होती है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आता है कार्य प्रस्ताव। इसका मतलब है कि जो प्रार्थी शारीरिक परीक्षण पास कर लेते हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देकर कार्य प्रस्ताव दे दिया जाता है, उनकी नियुक्ति कर दी जाती है और उन्हें रोजगार की शर्तें, वेतन और अन्य लाभ तिथि लिखी होती है, जिसमें जिस तिथि को नियोक्ता द्वारा दिया जाता है उसी तिथि तक ड्यूटी पर उन्हें रिपोर्ट करना भी जरूरी होता है। इस प्रकार कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के प्रथम 4 चरण को समझाइए। मतलब नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो प्रथम 4 चरण होते हैं कि किस प्रकार से नियुक्ति कर
उन्हें उस क्या बोलते हैं उस पद के लिए नियुक्त करना है, उसके 4 चरण को समझाना है, जिसमें से पहला पॉइंट है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन। इसमें सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं। सबसे ज़रूरी ये होता है कि उस पद के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, कितने पोस्ट खाली हैं, कितने लोग उस कार्य को करने के लिए ज़रूरी है, इनका आकलन किया जाता है। इसके आधार पर ही आवश्यक व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करके उनके आंतरिक पदोन्नति और रिटायरमेंट, अवकाश ग्रहण मतलब रिटायरमेंट, और नौकरी छोड़ने और पद मुक्ति, जो लोग अपने से छोड़ देते हैं, आदि संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने से नौकरी छोड़ने वाले हैं या जिनका पदोन्नति मतलब पद जो उनका बढ़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, पदोन्नति को मतलब इंग्लिश में जैसे प्रमोशन हो गया। इसमें यह देखा जाता है कि कितने लोग हैं जिनका प्रमोशन होना है, जिनका डिमोशन होना है, या फिर कई लोग काम छोड़ने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है भर्ती। इसमें फिर इसके बाद यह सिलेक्ट हो जाने के बाद यह देखा जाता है कि अब उस पद के लिए भर्ती की जानी है, उसी हिसाब से भर्ती की जाती है जिस हिसाब से कार्य के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट चयन। भर्ती हो जाने के बाद अनेक प्रार्थियों को कार्य के लिए चुना जाता है। यहाँ विशेष रूप से यह ध्यान दिया जाता है कि कुशलता एवं कार्य की प्रकृति में समानता हो, मतलब उस कार्य को करने के लिए व्यक्तियों में कुशलता होनी चाहिए, और कार्य की प्रकृति मतलब उस कार्य को वो पहले किसी अन्य तरीके से भी किया हो, उसमें समानता होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट कार्य पर लगाना या अभिविन्यास। इसका मतलब है कि सब कार्य हो जाने पर अब उसकी पोस्टिंग की जाती है, और अभिविन्यास का मतलब होता है कि उसे कार्यभार संभालने के लिए उसे सभी लोगों से, जो वहाँ का स्टाफ है या उच्च अधिकारी जो होते हैं, उनसे उन्हें परिचित करवाया जाता है। कार्य पर लगाने का अर्थ चुने गए व्यक्ति द्वारा उस पद को धारण कर लेना है जिसके लिए उनका चयन किया गया है। अभिविन्यास के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी जांच तथा संगठन से परिचित करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगठन के महत्व के किन्हीं 6 बिंदुओं का वर्णन करो। इसका मतलब संगठन की जो भी विशेषताएं हैं और महत्व है, दोनों ही सेम होती हैं। उनका महत्व को यहाँ पे समझाना है। फर्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि। इसका मतलब है कि संगठन के कारण प्रबंधकीय जो मैनेजमेंट होता है उसमें भी वृद्धि होती है। एक उच्च एवं प्रभावी संगठन से उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफ़ी सुविधा होती है। जितना अच्छा संगठन होगा उतना अच्छा उस संगठन में मैनेजमेंट भी होगा, जिससे कर्मचारियों की क्षमता में भी लगातार वृद्धि होती है और कार्य भी अच्छे तरीके से होता है। दूसरा, साधनों का अनुकूलतम उपयोग। अगर संगठन अच्छा है, वहाँ के कर्मचारी योग्य हैं, तो उत्पादन के समस्त साधन जैसे मानव, मशीन, माल, मनी, मेथड, 5 साधन होते हैं। उन सभी साधनों का अनुकूलतम एवं अधिकतम तरीके से प्रयोग करना संभव हो जाता है। कई संगठनों में विशिष्टीकरण मतलब कार्य को करने के लिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके अनुसार श्रम को विभाजित कर दिया जाता है, कार्य को बांट दिया जाता है। इससे भी साधनों का पूर्ण उपयोग संभव हो पाता है।
अगला पॉइंट है उत्पादन क्षमता में वृद्धि। अगर संगठन अच्छा है, वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है और कार्य करने वाले लोग अच्छे हैं तो कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है। नई नई मशीनों, नई तकनीक का उपयोग करके कार्य में वृद्धि की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट, आपसी सहयोग। अच्छा संगठन वही होगा जहाँ पे आपसी सहयोग एवं भाईचारा का वातावरण हो। और दूसरी बात यह है कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्यों का एक निश्चित रेखा खींच दी जाती है जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब है अच्छा संगठन वहीं पे होता है जहाँ पे आपसी सहयोग की भावना होती है, जहाँ के कर्मचारी एक दूसरे के कार्य के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार के मतभेद नहीं होते हैं, उनमें आपसी संबंध अच्छे होते हैं जिससे उनमें टकराव की स्थिति नहीं होती और आपसी सहयोग उनमें बना रहता है और उनके अधिकार व कर्तव्य जो होते हैं उनके भी छीनने का डर नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है प्रशिक्षण व्यवस्था सुगम। इसका मतलब है संगठन कैसा भी हो, वहाँ का अगर प्रशिक्षण अच्छा है तो वहाँ का कार्य भी अच्छे तरीके से चलता है। संगठन में कर्मचारियों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए समय समय पर उन्हें प्रशिक्षित करना भी आवश्यक होता है। सिक्स्थ पॉइंट, मनोबल में वृद्धि। एक अच्छे संगठन में कोई भी कर्मचारी जितने समय तक कार्य करेगा उसका स्तर उतना ही अधिक ऊंचा होता जाएगा जिससे उनके मनोबल में भी काफ़ी वृद्धि होती है और कार्य भी सफलतापूर्वक पूर्ण होता जाता है। इस प्रकार संगठन में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है, प्रशिक्षण व्यवस्था सुगम होती है, आपसी सहयोग की भावना बनी होती है और व्यापारियों को भी इससे लाभ होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है।